student, this is another video of the chapter admission of a partner. Today's topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. बेटा जब हमने चैप्टर किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके अंदर भी ये वाला टॉपिक आया था। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब होता है एसेट की दोबारा से वैल्यू होना। रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि हमारी लाइबिलिटीज़ की दोबारा से असेसमेंट होना कि या तो लाइबिलिटीज़ बढ़ सकती है या कम हो सकती है। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में भी यही है कि हमारी एसेट्स कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती है, और कई बार ऐसा भी होता है हमारी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू सेम रहे। तो जब हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस आते हैं तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बेटा ये वाला अकाउंट मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, पर अब दोबारा से समझा रही हूँ। सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबको पता होना चाहिए ये एक कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि इसकी डेबिट साइड में लॉसेस आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड क्या आता है, गेन्स आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट इसका क्या है बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर ये कौन सी साइड है बेटा, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड भी यही देखेंगे हम, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप ये चाहते हो कि ये हमें अच्छे से याद हो जाए तो आप पेंसिल से यहाँ पर लिख लीजिए गेन्स। ये लिखना जरूरी नहीं होता, पर मैं बच्चों को याद कराने के लिए ये लिखवा लेती हूँ। ठीक है, फेयर में मत लिखना इसको, गेन्स यहाँ पर लिख दो। लॉस, जितने भी लॉस होंगे वो यहाँ पर आएंगे, डेबिट साइड आएंगे, और जितने भी गेन्स हैं वो कहाँ पर आएंगे, क्रेडिट साइड आएंगे। अब बेटा मैंने आपको कराया था बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मान हमारी एसेट जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जैसे लैंड है, पहले 5 लाख थी, अब वो 6 लाख हो गई है बढ़कर, तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है, 1 लाख बढ़ गई है ना। तो हम यहाँ पर उसका अमाउंट लिख देंगे 1 लाख रुपीज़। ठीक है, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हमारी क्या है, गेन है, हमें फायदा हो गया, यहाँ आएगा। आगे लिखिए बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी का मतलब कि लायबिलिटी कम होगी। जैसे मान हमारे क्रेडिटर थे, पहले 50,000 थे, अब कहते हैं कि ठीक है अब हम 48,000 एक्सेप्ट कर लेंगे, तो 2,000 का हमें क्या हो गया, फायदा हो गया, कम देना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा, वो भी हमारा क्या है, गेन है। फिर लिखिए बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट मीन्स ऐसी एसेट जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंप्यूटर पड़ा था, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, जब हमने देखा ये तो बुक्स में पड़ा है, तो मतलब बिजनेस के अंदर है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये हमारे लिए क्या है, गेन है, तो ये क्रेडिट साइड आएगा। ये 3 गेन्स हैं, क्या, एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम हो जाना, या अनरिकॉर्डेड एसेट। ये तीनों के तरह तीनों हमारे क्या है, गेन्स है, वो कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड आएंगे। अब हम बात करें डेबिट की, लिखिए टू डिक्रीज इन द, बिल्कुल इससे रिवर्स चल रहा है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना हमारा लॉस है। मान लो हमारी मशीनरी पहले 40,000 थी, अब कम होकर 38,000 रह गई है, तो 2,000 हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ मैंने एक वैसे अमाउंट्स के लिए क्रॉस लिख दिया है। टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। इसका मतलब कि हमारी लायबिलिटी बढ़ जाए तो हमारे लिए क्या है बेटा, लॉस है। जैसे मान लो हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्रेडिटर्स है, हमारी कोई लायबिलिटी है वो हमारी बढ़ गई है। जैसे हमने बैंक से लोन लिया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट के साथ, तो वो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, तो जितनी बढ़ गई है वो हमारे लिए लॉस है। लॉस का आएगा डेबिट साइड। लिखिए आगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कि ऐसी लायबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी और एक्चुअल में हमारी लायबिलिटी थी, हमें नहीं पता था, तो हमने जब कोई पेमेंट लेने आया तो वाकई हमें पता चला कि ये लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं करी और इसकी पेमेंट करनी है, दैट इज अवर लॉस, दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कभी कभी हम अपने किसी पार्टनर को कह देते हैं कि आप हमारी एसेट्स की रिवैल्यूएशन करो और लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट करो, तो आपको हम क्या देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेम्यूनरेशन, क्योंकि वो
हमारा सर्वेंट थोड़ी लगा कि वो हम जो काम करेंगे सारा करेगा। ये अलग से कह रहे हैं, मान लो बी को कह दे, बी पार्टनर को कि तेरे को रेमुनेशन दे देंगे, तो ना हमारी रीवैल्यूएशन कर एसेसमेंट की रीअसेसमेंट पर हमने क्या किया, तेरे को रेमुनेशन मिल जाएगी, तो रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी अमाउंट हम कहाँ लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस है, लॉस नहीं कहते इसको, हमारा ये एक्सपेंस है। इसी तरह मान लो जब हम एसेट्स की रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं हमारी बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म रीवैल्यूएशन टू बैंक एंट्री करेगी क्योंकि फर्म ने पेमेंट की है। और कभी कभी क्या होता है कि रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस फर्म ना करके पार्टनर कर देता है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला पॉइंट दोबारा समझो कि कभी कभी हमारे जो रीवैल्यूएशन के खर्चे हैं वो कौन पे करता है, पेड बाय टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट लिख दो, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, एक्सपेंसेस पेड, किसने पे किए, पेड बाय पार्टनर। जिस पार्टनर ने पे किए हैं ना उसका नाम आ जाएगा, जैसे ए ने पे किए मान लो तो ए का नाम आ जाएगा। ठीक है, हम इसके अंदर अमाउंट लिख देंगे। दोबारा सुन लो, ये यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी सुन लो। एसेट की वैल्यू कम हो जाना, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाना, या अनअकाउंटेड लायबिलिटी हमारी क्या है, लॉसेस है। अगर हम पार्टनर को कहते हैं तो हमारी एसेट्स की रीवैल्यूएशन कर, असेसमेंट कर लायबिलिटीज की, तो तुझे रेमुनेशन मिलेगा, तो रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे रीवैल्यूएशन के कुछ खर्चे होते हैं, हमारी फर्म पे करती है, तो रीवैल्यूएशन टू बैंक आता है। और अगर एक्सपेंसेस हमारा पार्टनर करता है कि आज तो तुम कर दो, कल को हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तो रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अगर हमारा डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है तो क्रेडिट में क्या निकलेगा, लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, जो भी पार्टनर होंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या स्लैश डाल के लिख दीजिए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बात आपको सबको पता ही है कि जब हमारे कैपिटल जो है क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, तो कैपिटल अकाउंट आता है, और जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो करंट अकाउंट आता है। तो हम इसका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। देखो, अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो तो क्रेडिट में लॉस आता है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो डेबिट में क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अब यहाँ पर हम पार्टनर का नाम लिखेंगे जो भी होगा, जैसे मान लो ABC होते हैं तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, तीनों का जो प्लस करके आएगा वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या किसने करेंगे, करंट अकाउंट। करंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स होगी, और कैपिटल कब आएगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, यहाँ पर आ जाएगा। और टोटल कर देंगे, टोटल दोनों साइड। ठीक है, दोबारा समझ लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, इसके डेबिट में एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड गेन्स एंड इनकम्स आती हैं। अब आपने देखा एसेट की वैल्यू कम हो जाना, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाना, और अनअकाउंटेड लायबिलिटी जो है आ जाएगी, तो ये हमारे लिए लॉसेस है। अगर रेमुनेशन देते हैं पार्टनर को, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारी एसेट्स को रीवैल्यू कर रहा है, लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट कर रहा है, तो रीवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल आएगा, उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। रीवैल्यूएशन टू बैंक कब आता है, जब हमारा एक्सपेंसेस जो है रीवैल्यूएशन के पे करे जाते हैं फर्म के द्वारा। रीवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल कब आता है, जब एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं पार्टनर के द्वारा। और क्रेडिट साइड कहता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपेंसिव एसेट्स, ये हमारा फायदा है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये भी हमारा फायदा है। अनअकाउंटेड एसेट भी हमारा क्या है, फायदा है। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट जो कम है, तो बैलेंस शीट फिगर प्रॉफिट आएगा, पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में पार्ट दिया जाएगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड कम हो, तो लॉस होगा, ये पार्टनर की रेशो में। ये थोड़ा सा इसी के नीचे एक सीध में बराबर लिख देते हैं नीचे। तो बेटा ये वाला पॉइंट्स जितना भी मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट कराए बेटा आपको मैं पहले करा चुकी हूँ। अब बेटा आपको इसी से रिलेटेड मैं जनरल कराने जा रही हूँ, जो कि मैंने पिछली चेंज इन PSR वाले चैप्टर में भी कराया था। पर एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, कई बार एडमिशन और पार्टनर में भी पूछी जाती है। हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे किसकी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की। ये एंट्रीज बेटा आपको मैं पहले भी करा चुकी हूँ, दोबारा से कर लीजिए। नंबर 1, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सबको पता है एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और एसेट बढ़ गई तो वो डेबिट ही रहेगी, एंट्री होगी एसेट्स नॉन डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
नरेशन क्या होगी इसकी ऐसे बता देते बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब बात करो सेकंड पॉइंट, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डाउन हो गई तो नेचुरली इसका रेसिप्रोकल एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट क्रेडिट क्यों हुई क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गया डाउन हो गई है तो क्रेडिट हो जाती है। जब मतलब अगर डेबिट थी इंक्रीज थी तो क्रेडिट होगी तो उसका रिवर्स हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब बात करो थर्ड एंट्री की, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। आपको पता है लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं और अगर बड़ी है तो क्रेडिट ही रहेगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। उसके बाद है फोर्थ एंट्री, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की वैल्यू क्या होगी डाउन हो गई। जब बड़ी थी तो लायबिलिटी कहाँ आई थी, क्रेडिट आई थी, जब डाउन आ जाएगी तो लायबिलिटी जो है क्या हो जाएगी डेबिट हो जाएगी। एंट्री क्या होगी इसकी रेसिप्रोकल होगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब बात करें फिफ्थ एंट्री की, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो हमारी एसेट जो है क्या है डेबिट होती है, तो एंट्री क्या होगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। उसके बाद है सिक्स एंट्री, सिक्स जो है क्या करेंगे, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो है तो सही लायबिलिटी पर हमने रिकॉर्ड नहीं करी हुई, तो अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लायबिलिटी हमेशा क्या होती है क्रेडिट होती है, तो एंट्री क्या होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसकी कंडीशन क्या होगी बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब बेटा मैं आपको अगली एंट्रीज करवा रही हूँ, एंट्री नंबर 7 करेंगे सेवंथ, फॉर रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, कि कभी कभी जो हमारी एसेट्स हैं उसकी रीवैल्यूएशन करते हैं या रीअसेसमेंट करते हैं लायबिलिटीज की, तो कुछ खर्चे होते हैं जिनको हम रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कहते हैं, तो उसकी पेमेंट हमारी फर्म करती है, तो होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश कब आता है, जब कैश में पेमेंट होती है, और जब चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बैंक आता है। कभी कभी में बैलेंस शीट के अंदर कैश का बैलेंस होता है तो रीवैल्यूएशन टू कैश आता है, अगर बैंक का बैलेंस हो तो रीवैल्यूएशन टू बैंक आता है, और अगर दोनों बैलेंसेस होते हैं तो हम रीवैल्यूएशन टू बैंक अकाउंट जो है एंट्री करते हैं बीइंग रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद आता है फॉर रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, कि या तो रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे फर्म करती है तो वो एंट्री होती है, और कभी कभी क्या आता है क्वेश्चन में लिखा होता है कि रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, कि फर्म की ड्यूटी थी पे करना रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पर हमारा पार्टनर कर रहा है, आज तो वो पार्टनर पे कर देता है लेकिन कल को किससे वसूल करेगा, पार्टनरशिप फर्म से, तो एंट्री क्या होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसकी नरेशन क्या होगी बीइंग रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अगला आता है नाइन्थ पॉइंट, फॉर रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर बाय पार्टनरशिप फर्म, कि कभी कभी हम किसी पार्टनर को अपॉइंट कर लेते हैं कि तुम क्या करो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करो और तुझे क्या मिलेगा उसके बदले में रेम्युनरेशन मिलेगी, तो फर्म की ये लायबिलिटी है कि इसको रेम्युनरेशन पे करनी पड़ेगी, तो एंट्री क्या होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रेम्युनरेशन पेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू दी पार्टनर। ठीक है, अब बात करो फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कि कभी कभी हमारे क्रेडिट साइड का प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, रिवैल्यूएशन की डेबिट का कम होता है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा प्रॉफिट आएगा, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब आएगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, और अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लियर इन देयर ओल्ड रेशो, तो नरेशन क्या होगी बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब देखो जरूरी तो नहीं हमेशा प्रॉफिट ही आएगा रिवैल्यूएशन का, कभी कभी क्या आ सकता है लॉस आ सकता है, हमारे क्या आएगा फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, की एंट्री क्या हो जाएगी बेटा रिवर्स हो जाएगी, जब हमारा लॉस होगा, लॉस कब होता है जब रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड ज़्यादा होती है और क्रेडिट साइड क्या देती है कम हो जाती है, तो हम लॉस ट्रांसफर करते हैं पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, तो इसकी रेसिप्रोकल एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस और रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा आपको मैं जो ये मैंने एंट्रीज कराई है एक क्वेश्चन की हेल्प से कराने की कोशिश करती हूँ, जैसे जैसे एंट्रीज आती जाएंगी ना बेटा वैसे वैसे हम उसकी जो है एंट्रीज लिखते जाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 49 जो है इससे रिलेटेड है, लिखा पड़ा है पाज एंड एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि एडमिशन पार्टनर की होने पर हमें क्या करनी है जनरल एंट्रीज करनी है, तो लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 49।
इसके अंदर हमें कोई भी वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको जैसे जैसे एंट्रीज आती जा रही है ना बेटा, वैसे वैसे एंट्री लिखती जा रही हूँ, क्योंकि सारा क्वेश्चन पढ़ो और एंट्रीज करो फिर बड़ा मुश्किल है। पर जैसे जैसे आपको एंट्रीज आती जा रही है आगे से इस चीज़ को लिखते जाओ। सबसे पहले आप बनाइए जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट सबको आता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। हमेशा पर्टिकुलर्स का कॉलम बेटा थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है। LF का कॉलम जो छोटा सा बनाया करो, क्योंकि इसमें हमें नहीं लिखना होता। पार्टनर जो है वो लिखता है LF के कॉलम में जो पेज नंबर होता है, जिस पेज से क्या बनाए गए हैं, लेजर्स बनाए गए हैं। अमाउंट डेबिट लिखिए यहाँ पे, फिर आप क्या लिखेंगे, अमाउंट क्रेडिट। अब जैसे जैसे आप एंट्री पढ़ रहे हैं साथ ही साथ लिखना शुरू कर दो। पहले पहले एंट्री को समझो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। लिखा हुआ है नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2। अंडर का मतलब समझते हो क्या होता है, कम लिखा गया। मैंने ये नहीं बोला डेप्रिसिएटेड बाय, डेप्रिसिएट का मतलब है कम हो गई इसकी वैल्यू। और अंडर वैल्यू का मतलब होता है, अंडर मीन्स कम लिखी गई है, जितनी वैल्यू थी उससे कम लिखी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है। तो आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग वाली क्या है, एसेट है। अगर हमें बढ़ाना है तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बच्चे हमेशा पूछते हैं मैम आपने डेबिट क्यों किया, क्योंकि एसेट की वैल्यू हमने बढ़ानी है। अंडर वैल्यू का मतलब अंडर मीन्स कम लिखा गया है, हम इसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट इज ₹2 लाख बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज, इंक्रीज भी लिख सकते हैं, अंडर वैल्यू लिख सकते हैं, एक ही बात है, बढ़ गई है। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं उसके बारे में। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है स्टॉक इज अंडर ओवर वैल्यूड बाय 20%। ओवर को ना ज़्यादा लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया तो उसको क्या करना है, कम करना है। तो एंट्री क्या करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी मैं बताती हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। बच्चे कहते हैं हमें ऐसे लग रहा है कि स्टॉक को बढ़ाना है, नहीं बेटा, ओवर का मतलब है ओवर लिख दिया। जैसे मैंने आपको कई बार ये समझाया, ओवर का मतलब क्या था, खाना जैसे ज्यादा खा लिया, मम्मी को कहते हैं ना कि मम्मा आज बहुत ओवर हो गया, आज मैंने नहीं खाना। तो यहाँ भी वही बात होगी, स्टॉक को ज्यादा लिख दिया है तो उसको अब क्या करना है, हमें कम करना है। तो बच्चे यहाँ पे पॉइंट बड़े समझने वाला है। 60,000 का जो स्टॉक लिखा गया है, हम सॉरी बुक्स में, उसकी वैल्यू कितनी है, 60,000 है। 20% ज्यादा लिखी गई है तो कितनी लिखी होगी, एक चीज अगर 100 है, 20 ज्यादा लिखी गई तो उसकी वैल्यू कितनी लिखी गई, 120 लिखी गई। लिखी कितनी जानी चाहिए, 100। तो हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे तो 50,000 आ गया। लिखना 50 था तो मैंने 60 लिख दिया, तो कितना ज्यादा लिख दिया, 10,000। अब बच्चों को एंट्री तो आ जाती है समझ, लेकिन अमाउंट गलत कर देते हैं। वो पॉइंट दोबारा समझ लो कि कोई चीज पता नहीं कितनी थी पर हमने उसको बढ़ाकर लिखा है, दैट इज 60,000। 60 लिख दिया, लिखना कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा बड़ा क्वेश्चन के अंदर 20% ज्यादा लिखा गया। मीन्स अगर हमने लिखना 100 था तो 20 ज्यादा लिखा गया, तो कितना ज्यादा लिखा गया, 120 लिखा गया। तो आप जब वैल्यू निकालोगे उसकी वैल्यू 50,000 आएगी। अब आपने ये देखना मैंने ठीक किया कि नहीं, अब आप करके देख भी सकते हो। 50,000 का 20% 10,000 ही आएगा, 10,000 ही हमने ज्यादा लिखा है, यानी 60 लिखा है। तो जितना कम या ज्यादा आता है वो कहाँ पर आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट पर लिखे बीइंग वैल्यू स्टॉक ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू का मतलब ज्यादा लिख दिया, ठीक है। या डिक्रीज भी लिख सकते हो, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अब आपके थर्ड पॉइंट, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय कौन होता है, वो एम्प्लॉय जो पहले हमारा एम्प्लॉय हुआ करता था, अब हमें उसको कंपनसेशन देना है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, जब हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है
तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, जो हमारा एम्प्लॉय है उसको हमें क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा 20,000। लिखिए बीइंग provision made for compensation, कंपनसेशन के लिए हमने प्रोविजन बना दिया, पेमेंट नहीं की बेटा, हमने अभी कंपनसेशन के लिए प्रोविजन बनाया। क्लियर हो गया। अब आगे बेटा बस का 4th पॉइंट पढ़िए, फिर उस हिसाब से हम एंट्रीज को करते जाएंगे। 4th पॉइंट में लिखा हुआ सन्ड्री creditor appear in the books 1,50,000, they are estimated to produce not more than 1,30,000। कि हमारे जो डेटर्स हैं वो 1,50,000 के अपीयर हो रहे हैं बुक्स में, पर एस्टिमेट किया गया कि वो हमें 1,30,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो एस्टिमेट है, एक्चुअल तो नहीं है डेटर्स, हमने तो 1,50,000 सोचा था मिलेंगे, 130 मिलेंगे, तो यानी कि 20,000 हमें डाउटफुल है ना कि वो मिलेगा कि नहीं। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, सारी एंट्रीज मैं रख कर रही हूँ, revaluation account debit to provision for doubtful debts 20,000। provision for doubtful debts account, that is rupees 20,000, being provision made for doubtful debts, provision made for doubtful debts की हमने doubtful debts के लिए क्या बना दिया है, प्रोविजन बना दिया है। ठीक है बेटा। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। हमारे पास लिखा हुआ नंबर 5, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। क्रेडिटर में 10,000 वो लिखा गया जो कि कमीशन का मिल गया था, तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये कौन सा पॉइंट है, नंबर 5। क्रेडिटर में वो पैसे इंक्लूड हो गए जो कि किससे मिले थे, कमीशन से मिले थे। तो क्रेडिटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गए, क्योंकि उसको हमने पैसे दे दिए ना, तो क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। कितने रुपीज का है, 10,000। अब ऐसे लिख दो, बीइंग decrease in the value of creditors। क्रेडिटर कम हो गए ना बेटा, क्यों कम हो गए, क्योंकि उनको हमने कमीशन के पैसे उसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है। अब आगे सुनो पहले पॉइंट को, फिर उसके बाद हम एंट्री करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। A bill of exchange of 40,000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31st March 2018, but no entry has been passed for it। एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपने चैप्टर +1 में किया था ना कि जो हम डिस्काउंट करा देते हैं वो डिसऑनर हो जाता है, तो एंट्री होती है डेटर्स टू बैंक। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डेटर टू बैंक क्यों आया, BR टू डेटर क्यों नहीं आया। बेटा अगर तो हमारा बिल क्या हो जाता, डिसऑनर हो जाता, तो हम BR टू डेटर करते हैं ना, हमने +1 में किया था। पर मतलब सॉरी, डेटर टू BR करते हैं। दोबारा सुनो, दो बातें मैं अलग अलग बता रही हूँ।
अगर मेरा बिल डिसऑनर हो जाता है तो मेरे डेटर दोबारा बढ़ जाते हैं और बिल रिसीवेबल क्या हो जाता है, हमसे चला जाता है, तो हम एंट्री करते हैं डेटर टू BR। लेकिन ये वो वाला BR है जो हम डिस्काउंट करा चुके हैं। याद करो, जब हम डिस्काउंट कराते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR, है ना, वो एंट्री करते हैं ना। पर अब हमारा क्या हो गया है, जो पैसे हम ले चुके हैं वो हम क्या करने पड़ेंगे, हमें वापस करने पड़ेंगे, तो एंट्री हो जाएगी डेटर्स टू बैंक। दोबारा ये पॉइंट इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अगर लिखा होता अ बिल डिसऑनर्ड तो डेटर टू BR होता। अब लिखा है अ बिल विच इज प्रीवियसली डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड, कि जो पहले मैं डिस्काउंट करा चुकी हूँ, पैसे ले चुकी हूँ, वो डिस्काउंट वाला जो है बिल क्या हो गया, मेरा डिसऑनर हो गया है। तो अब एंट्री करेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे डेटर दोबारा से क्या हो गए, बढ़ गए। तो अब लिखिए सन्ड्री डेटर्स, नाम नहीं ना पता हमें डेटर का कौन है, अकाउंट डेबिट, अकाउंट आएगा क्योंकि एक्चुअल में बंदे का नाम हमें नहीं पता, टू बैंक अकाउंट की हमने जो डिस्काउंट कराया था हम पैसे वापस देने पड़ेंगे बैंक को, और क्या होगा, डेटर्स हमारे दोबारा से बढ़ जाएंगे। अमाउंट कितना बेटा, 40,000। क्लियर है, ये हमारे डेटर इंक्रीज हो गए हैं। being bill discounted from bank dishonored, discounted from bank dishonored, dishonored। ये हमारा जो डिस्काउंट कराया था बैंक से वो डिसऑनर हो गया। अगर डिस्काउंट ना कराया होता फिर डिसऑनर होता तो हम सन्ड्री डेटर टू BR लिखते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, पहले सुन लो। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, क्या डिक्रीज टू का मतलब क्या है, बुक वैल्यू 2 लाख है, पहले 2 लाख की थी हमारी वैल्यू ऑफ मशीन, अब डिक्रीज टू का मतलब कम होकर 1,20,000 रह गई है। यानी कि दोनों का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस। जब T और 2 बार आ जाए या 80 ऐड आ जाए तो डिफरेंस लेते हैं। ये मशीन हमारी पहले 2 लाख थी, अब वो कम होकर 1,20,000 रह गई है, तो कितनी कम होगी, 80,000 से। तो हमारी मशीन की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो लिखिए बेटा, फिफ्थ के बाद बेटा ये कौन सा पॉइंट था, पहले 6 था, इसको 6th लिख लीजिए बेटा, ये 6th पॉइंट है। अब हम करेंगे 7th पॉइंट, ठीक है। 7th एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 80,000। कहाँ से आया, हमारे पास 2 लाख की मशीन थी और उसकी वैल्यू 1,20,000 रह गया, तो कितनी डालोगे, 80,000। तो हम लिखेंगे बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। अब अगला 8th पॉइंट सुन लो पहले, वैल्यू मशीन इज टू बी डिक्रीज बाय 1,20,000। कि हमारी मशीन की वैल्यू 1,20,000 डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज बाय का मतलब है इतने से कम हुई है, 1,20,000 से। तो आप एंट्री क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, पूरा 1,20,000 ही लिखोगे क्योंकि 1,20,000 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गई है। तो आप लिखोगे बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट है इसका, पहले सुन लो समझ लो, उसके बाद हम जो है इसकी एंट्री करेंगे। सुनो ध्यान से, लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू 8,000 हैज बीन पेड बाय पार्टनर एक्स। कि हमारे रीवैल्यूएशन के कुछ खर्चे हुए हैं, वो किसने पे किए हैं, एक्स ने किए हैं। तो एक्स को आज तो हम कह रहे हैं कि तू पे कर दे, कल को हमें उसको वापस देने पड़ेंगे, तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, जो रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना का रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस हुआ है, ध्यान से देखिए। अमाउंट है हमारा 8,000। अब लिखेंगे इसकी नरेशन, बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय, बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय, किसने पे की है, एक्स। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं मैडम अब यहाँ लिखा तो हुआ नहीं कि फॉर्म में पे करने और एक्स पे कर रहा है। बेटा नहीं लिखा हुआ, ये अपने आप ही अंडरस्टूड है कि ड्यूटी किसकी है,
फॉर्म की ड्यूटी है, लेकिन पे अब एक्स कर रहा है तो हमने रिवैल्यूएशन टू एक्स किया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपकी अपनी आप अंडरस्टैंडिंग है कि ये पेमेंट जो हमारे रिवैल्यूएशन की किसने करनी है, एक्स ने। या तो स्पेशली मेंशन होता कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय एक्स एंड पेड बाय एक्स, कि एक्स ने ही सेंड करने वही पे कर रहा है, तो हम बुक्स में फिर कोई एंट्री ना करते, क्योंकि अगर ड्यूटी एक्स की है और एक्स पे कर रहा है, वो अपनी पॉकेट से पे करे, हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। पर यहाँ पर क्या है कि हमारी ड्यूटी फॉर्म की और पेमेंट किसने की है, पार्टनर ने, एक्स ने किया, तो रिवैल्यूएशन टू एक्स कैपिटल आएगा। तो बेटा ये कर दिया हमने जनरल, इस क्वेश्चन के अंदर 9 एंट्रीज थी। अब बच्चे ये पूछते हैं कि मैम एक एंट्री और नहीं होनी चाहिए रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस की? बेटा वो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ कि हमारे कितने पार्टनर्स हैं। अगर मान लो प्रॉफिट होता वो तो चलो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल भी सकते थे अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, तो बैलेंसिंग फिगर हम अगर प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता, अगर लॉस होता तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन होता, वो डिपेंड करता। लेकिन इसके अंदर पार्टनर्स का नाम दिया ही नहीं हुआ, तो हम प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है, और उसके अंदर हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, और इसकी जनरल एंट्रीज क्या हैं, और हमने एक क्वेश्चन की हेल्प से जनरल एंट्रीज को सीखने की कोशिश की। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।